हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान में के अंतर्गत भाग 8 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 8 किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक इसका वर्णन है। ठीक है, इसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र और दो राज्यों के मध्य विवाद होता है, वो भी इसके बारे में जानेंगे और कुछ सांस्कृतिक पहचान होती है राज्यों की, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखते हैं, राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र की प्रशासन को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित करता है। ठीक है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। यहाँ कहना मतलब है उपराज्यपाल, है ना, या प्रशासक। उपराज्यपाल या वहाँ के जो प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जिसे कहते हैं, वो ये संचालित करता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, वो किसी राज्य के राज्यपाल को किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। दिल्ली और पुडुचेरी में प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से और चंडीगढ़ में प्रशासक को मुख्य आयुक्त के नाम से और शेष संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को प्रशासक के नाम से जाना जाता है। जो दिल्ली और पुडुचेरी में यहाँ पे विधानसभाएं है, इसलिए यहाँ की प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। मतलब यहाँ पे उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब अनुच्छेद 239A में क्या वर्णन है? 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। संसद को ये शक्ति प्रदान की गई थी कि वो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल का गठन कर सके। पुडुचेरी विधानसभा का गठन इसी आधार पर किया गया है। ठीक है, और दिल्ली के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, तो उसमें बताता हूँ उसके बारे में। 60, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया है, 69वें संविधान संशोधन के तहत। और अनुच्छेद 239AA और 239AB संविधान में जोड़े गए हैं। 239A में क्या प्रावधान है? दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी, है ना, एनसीआर जिसे अपन बोलते हैं, एनसीआर नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली की अपनी विधानसभा होगी, जैसे संपूर्ण दिल्ली के लिए राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा। परंतु राज्य सूची के कुछ विषय जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि तथा इनसे संबंधित अन्य विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली विधानसभा को प्राप्त नहीं होगा। इस पर कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे देशों के हेडक्वार्टर्स, मतलब बहुत सारे देशों के मतलब एम्बेसडर रहते हैं और यहाँ पे मतलब देश के जो विभिन्न देशों के राजनीतिक मिलने आते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पे एक चैलेंजेस बना रहता है, इसलिए इस तरह को बंद किया गया है। मंत्रिपरिषद का गठन बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन द्वारा किया जाएगा। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाहानुसार कार्य करेगा और आवश्यकता अनुसार वो उसे अपने विवेकानुसार कार्य करने की भी शक्ति होगी। ये जो विवेकानुसार शक्ति दी है, इस पे ही कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है दिल्ली सरकार और एलजी के मध्य, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मध्य। यदि किसी विषय पर उपराज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य विवाद होता है, तो ऐसे विषय उपराज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजेगा और उसके निर्देशानुसार कार्य करेगा। यदि किसी विषय पर उपराज्यपाल को लगता है कि निर्णय तुरंत लेना है, तो वो अपने विवेक से निर्णय लेकर उसे लागू करा सकेगा। ठीक है, यहाँ पे भी विवेकानंद शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दिल्ली के संदर्भ में प्रावधान है कि राज्य सूची के विषयों पर संसद भी कानून बना सकती है, और यदि राज्य सूची के एक ही विषय पर संघ और राज्य दोनों विधायिका से एक ही कानून बना दिया है, तो संघ का कानून मान्य होगा। किसका कानून मान्य होगा? संघ का कानून मान्य होगा। कुछ अपवाद भी दिए, जैसे यदि राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया और राष्ट्रपति ने विधेयक को अनुमति दे दी, तो प्रत्येक दशा में राज्य का कानून ही मान्य होगा, इसमें संघ का कानून मान्य नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 239 में क्या वर्णन है? यदि दिल्ली का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, तो यह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, तो दिल्ली की कार्यपालिका को भंग करके राष्ट्रपति समस्त शासन की शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। अब कुछ एक मुद्दा बनता है कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाना चाहिए? पूर्ण राज्य क्या होता है? जैसे अरविंद केजरीवाल जी कभी कभी बोलते हैं हमें पूरी शक्तियां चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। मतलब इस तरह के उपदन नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे केंद्र का हस्तक्षेप हो। अब लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे राजदूतावास भी है दिल्ली में, और बहुत सारे संगठन वगैरह है, जो जैसे एनएचआरसी है,
नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे संगठन है, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट बनता है। तो अब पूर्ण राज्य बनाया जाता है तो इसका क्या लाभ और क्या हानि होगी, इसके बारे में हम देखते हैं। यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का राज्य बना दिया जाता है तो भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था जैसे विषय दिल्ली सरकार के अधीन हो जाएंगे, जिससे जनता के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा। वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन इकाइयों को अलग-अलग मामलों में अधिकारिता प्राप्त है, जिससे जवाबदेहिता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद सरकारें वंचित वर्ग के कल्याण के लिए दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बना बना और उन्हें लागू करा सकेगी। वर्तमान में भूमि और उससे संबंधित विषय राज्य सरकार के पास न होने से राज्य सरकार सरकारी अस्पताल या सरकारी स्कूल आदि स्थापित नहीं कर पाती है ना। अगर भूमि जैसे विषय नहीं है तो भूमि अधिग्रहण में चुनौती सब उत्पन्न होती है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से निम्नलिखित चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी। कौन कौन सी? वर्तमान में दिल्ली के विकास संबंधी योजनाओं को पूरा करने के लिए संघ द्वारा सहयोग उपलब्ध कराया जाता है, परंतु यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य घोषित किया जाता है तो विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए उसे स्वयं ही संसाधन जुटाने होंगे, जो एक कठिन कार्य होगा। मतलब संघ जब बहुत सारी योजनाएं चलती तो केंद्र बहुत सारे असिस्टेंट्स दे देता है दिल्ली को, लेकिन अगर पूर्ण राज्य बना दिया तो अन्य राज्यों की तरह फिर दिल्ली को खुद के संसाधन जुटाने होंगे। दिल्ली ऊर्जा, जल, कृषि उत्पाद तथा अन्य संसाधनों के लिए दूसरे राज्यों पर आश्रित है, और यदि कभी इनके मध्य विवाद होता है तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके समस्या को अपने स्तर पर सुलझाती है। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात केंद्रीय हस्तक्षेप की संभावना नहीं रह जाएगी, और संभावना है कि विवाद की स्थिति में दिल्ली को हानि उठानी पड़े। यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य घोषित किया जाता है तो पुलिस व्यवस्था दिल्ली सरकार के अधीन हो जाएगी। सभी संवैधानिक और अर्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मुख्यालय दिल्ली में, और संभव है कि संघ और राज्यों के अलग अलग सरकार होने की स्थिति में सुरक्षा संबंधी चैलेंजेस बढ़ जाए। तो ये एक मुद्दा बना है। दिल्ली की पहचान राष्ट्रीय राजनीति के रूप में है, और यहाँ भारत की जो समेकित संस्कृति पाई जाती है। ये यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया गया तो वो अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान बनाने का प्रयास कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय पहचान को लेकर चुनौती उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी एक चैलेंज है। अब हम निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाए जाने की मांग लगभग सभी दलों द्वारा की गई है, और दिल्ली की जनता भी पूर्ण राज्य के पक्ष में है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में की संस्थाओं की अवस्थिति को देखते हुए संघ द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दिल्ली को बढ़ती आबादी को देखते हुए कानून व्यवस्था तथा विकास संबंधी चुनौतियों के आधार पर पूर्ण राज्य की मांग उचित ही प्रतीत होती है। उपाय के रूप में दिल्ली को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भागों में? एक तो नई दिल्ली क्षेत्र, जहां अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं, इसे संघ सरकार के अधीन कर दिया जाए, और दूसरा शेष दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। दोनों के मध्य समन्वय के लिए एक समन्वय समिति गठित कर दी जाए। ठीक है, ये एक समाधान हो सकता है। अब हम देखेंगे संघ राज्य संबंधों के अंतर्गत आर्टिकल 239 बी। 239 बी में क्या लिखा हुआ है? उपराज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वो संघ राज्य क्षेत्र की विधानमंडल यदि सत्र में नहीं है तो किसी विषय पर कानून बनाना अनिवार्य, और यदि किसी विषय पर कानून बनाना अनिवार्य हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। देखो, आर्टिकल 123 के तहत संघ अध्यादेश जारी कर सकता है ना। उसके बाद 213 के तहत राज्य में राज्यपाल कर सकता है अध्यादेश जारी, और 239 बी के तहत उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 240 में क्या क्या वर्णन है? राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वो संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनिमय बनाकर लागू कर सके। राष्ट्रपति को विनिमय को वही शक्ति प्राप्त होगी जो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम को प्राप्त है। इसका अर्थ है कि संघीय कार्यपालिका संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीधे विनिमय बनाकर लागू कर सकती है, और उसका नियंत्रण संघ राज्य क्षेत्रों पर स्थापित हो जाएगा। अब आर्टिकल 241, संसद द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। संसद जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 241 के तहत कर सकती है। यह किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विस्तारित भी कर सकती है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र और उसकी अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय निम्नलिखित है। जैसे संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, उच्च न्यायालय कौन सा है, देखते हैं। पुडुचेरी के लिए चेन्नई है,
लक्षद्वीप अभी इसको मर्ज कर दिया, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, तो इसका अभी, है ना, उसको अभी थोड़ा आप देख लीजिएगा। इसका शायद मुंबई उच्च न्यायालय है। ठीक। नेक्स्ट आता है अंडमान निकोबार, इसका कोलकाता है और चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा है। अब भारत में न्यायपालिका को कल देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है न्यायपालिका को। तो हमने पूरे लगभग अभी तक के पूरे चैप्टर देख लिए। कल मोस्ट प्रोबेबल हम इंडियन पॉलिटी को समाप्त कर देंगे, न्यायपालिका को देख लेंगे और कुछ छोटे मोटे विषय है उनको देखते हुए पूरा इंडियन पॉलिटी कल कंप्लीट कर देंगे। तो कल का वीडियो लगभग 2 घंटे का हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।